हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले क्लास में शुरू किए थे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम लोग देखे थे, हम आपको कल बता दिए थे कि भाई जैसा रेस्पिरेशन प्लांट में होता है वैसा ही रेस्पिरेशन एनिमल में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन एक सेलुलर लेवल पे होने वाला प्रोसेस है जिससे एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है हम खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलता है। तो खाना खाते हैं उससे एनर्जी कैसे मिलता है? तो उस फूड का ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब उससे एनर्जी रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में। उसी को बोलते हैं क्या? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जैसा रेस्पिरेशन प्लांट में होगा वैसा ही रेस्पिरेशन का पूरा मैकेनिज्म कैसा होगा? एनिमल में भी होगा। खैर उसके बाद हम लोग कल देखे थे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में हम लोग देखे थे अगर हमारा बॉडी कार्बोहाइड्रेट को एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करेगा या लिपिड को यूज करेगा या स्टोर्ड प्रोटीन को एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करेगा तो ऐसे रेस्पिरेशन को कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। उसके अलावा अगर हमारा बॉडी इंजाइमेटिक प्रोटीन को यूज करेगा एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या यूजफुल प्रोटीन को यूज करेगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो ऐसे रेस्पिरेशन को कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। उसके अलावा रेस्पिरेशन को डिवाइड किए थे ऑक्सीजन के बेसिस पे। अगर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किया जाएगा तो ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं किया जाएगा तब उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसके अलावा हम लोग आज पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या पढ़ेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में मेनली दो पाथ चलता है, एक कॉमन पाथ चलता है, हमको ये कॉमन पाथ ही पढ़ना है एरोबिक रेस्पिरेशन का, और दूसरा एचएमपी शंट चलता है। क्या चलता है? एचएमपी शंट। एचएमपी शंट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉमन पाथवे पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन पाथवे में होता है ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। क्या? टर्मिनल ऑक्सीडेशन। हम लोग देखेंगे किसका टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा और हम लोग को मिलेगा एटीपी। ठीक है ना? टर्मिनल ऑक्सीडेशन में मेनली दो प्रोसेस होता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओवरव्यू देखते हैं किसका? एरोबिक रेस्पिरेशन का। ओवरव्यू ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको पता है, मान लेते हैं मेरा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है क्या? ग्लूकोज। क्या है भाई? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पे? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये टूट जाता है किसमें? दो मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? दो मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में। क्यों दो मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है और पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो जब 6 कार्बन के कंपाउंड को 3 कार्बन के कंपाउंड में ब्रेक डाउन किया जाता है तो दो पाइरुविक एसिड का मॉलिक्यूल हमको मिलता है। ठीक है, तो ग्लूकोज से बन जाता है क्या? पाइरुविक एसिड। इस पाइरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम में। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम लेके जाते हैं लिंक रिएक्शन में। कहां पे लेके जाते हैं? लिंक रिएक्शन में। इसको लेके चले जाते हैं हम सॉरी इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम लेके चले जाते हैं कहां पे? क्रेब साइकिल में। कहां पे लेके चले जाते हैं? क्रेब साइकिल में। जब क्रेब साइकिल में ये जाता है ना एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्रेब साइकिल में जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो ये टूट जाता है कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का। किसमें? CO2 में और H2O में। कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? CO2 में और H2O में ब्रेक डाउन हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। जब ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड में ब्रेक डाउन किया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अभी हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म में चलता है। ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड का बनना साइटोप्लाज्म में क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। उसके बाद इस पाइरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देते हैं। तब इस प्रोसेस को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं?
लिंक रिएक्शन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ठीक है। और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए को कंप्लीट ब्रेकडाउन किया जाता है CO2 में और H2O में, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल कहां पे चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। कहां पे चलता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, याद रखना भाई। आपको पता है जब ग्लाइकोलाइसिस चलता है ना, ग्लाइकोलाइसिस, तो एटीपी तो बनता ही है, एटीपी के अलावा यहाँ पे देखने को हमको मिलता है, यहाँ पे बनता है NADH। क्या मिलता है, NADH मिलता है। लिंक रिएक्शन है ना, ये जो लिंक रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन के साथ हमको मिलता है क्या, NADH। क्या मिलता है, NADH। उसके अलावा जब क्रेब्स साइकिल चलता है तब भी हमको क्या मिलता है, NADH मिलता है। और क्या मिलता है, FADH2 मिलता है। अब बात आता है कि ये NADH या FADH2 का क्या होगा। ये जो NADH है ना या FADH2 है, ये NADH या FADH को भेज दिया जाएगा कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे, और वहां पे चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मेनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसीलिए चलाया जाता है ताकि वहां पे NADH का ऑक्सीडेशन किया जा सके और FADH का ऑक्सीडेशन किया जा सके, और उसके बाद हम लोग इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाते हैं। उसके बाद हम लोग इससे ऑब्टेन करते हैं क्या, ATP। NADH से हम लोग को क्या मिलता है, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ATP मिल जाता है और ATP मिल जाता है, ठीक है, ATP मिल जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखेंगे ओवरव्यू ऑफ या मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको पता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। उसके बाद पायरुविक एसिड को लेके जाते हैं कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे चलता है लिंक रिएक्शन और कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए को फिर लेके जाते हैं क्रेब्स साइकिल में, माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर, तो क्रेब्स साइकिल को कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्रेब्स साइकिल से एसिटाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट कर दिया जाता है CO2 और H2O के अंदर। जब ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन या क्रेब्स साइकिल चलता है तो एटीपी के साथ हमको बहुत सारा NADH मिलता है। क्या मिलता है, NADH मिलता है और FADH मिलता है। इस NADH और FADH को लेके जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कहां पे लेके जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। वहां पे इसका ऑक्सीडेशन होता है और हमको इससे मिलता है क्या, इससे हम लोगों को क्या मिलता है, ATP मिलता है। क्या मिलता है, ATP मिलता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहला कौन सा स्टेप, सबसे पहला स्टेप पढ़ेंगे क्या, बोलो ना भाई, ग्लाइकोलाइसिस। क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आपको जानना चाहिए, चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनएरोबिक हो। ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पाथवे है, ये दोनों में चलेगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में भी चलता है और एरोबिक रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में भी चलता है। क्या, ग्लाइकोलाइसिस। क्या चलता है भाई, ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी चलेगा और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी चलता है ग्लाइकोलाइसिस। तो लिखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को 3 साइंटिस्ट मिलकर डिस्कवर किए थे। कितने साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट मिलकर डिस्कवर किए थे ग्लाइकोलाइसिस को, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को बोलते हैं EMP पाथवे। क्या कहते हैं, EMP पाथवे। EMP पाथवे का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस को 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था, इसलिए तीनों साइंटिस्ट का ये फर्स्ट लेटर ले लिया गया है, इम्बिडेन। एक बार फिर से, क्या, इम्बिडेन, EMBDEN, इम्बिडेन, मेयरहॉफ, MEYERHOF, मेयरहॉफ एंड पार्नस, PARNAS, है ना। इम्बिडेन, मेयरहॉफ और पार्नस के नाम का फर्स्ट लेटर ले लिया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, EMP पाथवे। क्या बोलते हैं, EMP पाथवे। चूंकि रेस्पिरेशन कोई सा भी हो, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो और एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस वहां पे ऑपरेट होगा, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को बोलते हैं फंडामेंटल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, फंडामेंटल रेस्पिरेशन। फंडामेंटल रेस्पिरेशन, फंडामेंटल रेस्पिरेशन, है ना, फंडामेंटल रेस्पिरेशन। क्यों कहते हैं फंडामेंटल रेस्पिरेशन, क्योंकि
एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, वहां पे ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ऑक्सीजन रहे या ना रहे, यानी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करता हो या ना करता हो, उससे इसको फर्क नहीं पड़ता है। ग्लाइकोलाइसिस हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल में ऑपरेट होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे हम हो या आप हो। हमारे आपके सेल में भी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट होता है। और ग्लाइकोलाइसिस क्या है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट फेज होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन का ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट फेज होता है। एक बार फिर से, ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन का ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट फेज होता है। चलता कहां पे है ये, हाँ भाई, ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में ऑपरेट होता है। कहां पे ऑपरेट होता है, साइटोप्लाज्म में ऑपरेट होता है। और कौन सा फेज है ये, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट फेज है। क्या भाई, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट फेज। ये 10 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है, टोटल 10 स्टेप्स में होता है ये, ठीक है। यानी ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेप होंगे, 10 स्टेप होंगे। टोटल कितने स्टेप होंगे भाई, 10 स्टेप होंगे। चलिए अब एक एक करके सारे स्टेप्स को हम देखते हैं। मान लेते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया मेरा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज। क्या चला गया, ग्लूकोज चला गया। तो हम ग्लूकोज को भेजते हैं, इसको थोड़ा ज्यादा हटा दें। तो ग्लूकोज चला गया साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। आप कॉपी और पेन लेके बैठिए पढ़ने के लिए, और जो मैं बोल रहा हूं आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो एंजाइम लगता है ना, उस एंजाइम को बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम लगता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे लगता है। और हेक्सोकाइनेज एंजाइम जब लगता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एटीपी भी खर्च किया जाता है। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एक एटीपी खर्च किया जाता है। इसका मतलब एटीपी खर्च होकर क्या हो जाएगा, एडीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें कन्वर्ट करते हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और आपको पता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, आपस में आइसोमर है। क्या भाई, आइसोमर है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा, यहाँ पे लगेगा आइसोमेरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, आइसोमेरेज एंजाइम लगेगा। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम, आइसोमेरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, आइसोमेरेज एंजाइम। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद यहाँ पे बन जाएगा क्या, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पे बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन जाएगा या फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाएगा। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से यहाँ पे एक एंजाइम लगता है एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम लगता है, एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम लगता है। तो वो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है किसमें कन्वर्ट कर देता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का आइसोमर जो होता है ना, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का आइसोमर वो होता है DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या होता है,
डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये कन्वर्ट हो जाता है DHAP में कन्वर्ट हो जाता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। फुल फॉर्म क्या है इसका? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार फिर से, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बना है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट आगे चल के दो आइसोमर बनाता है। एक होता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा बनाता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बनाता है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता है। जब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है ना, तो यहाँ पे लगता है कौन सा एंजाइम? यहाँ पे लगेगा आइसोमेरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम लगेगा? आइसोमेरेज एंजाइम लगेगा। चलिए यहाँ पे बात को समझेंगे। ये 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। लेकिन आपको पता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? ये 3 कार्बन का कंपाउंड और ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड। या तो ये बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगर ये बनता है तो इसका भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा, और अगर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है तो ये भी क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, चलिए फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल बनता है। उसके बाद फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बन जाता है? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से बनता है 1,3-डाई-PGA। क्या बनता है? 1,3-डाई-PGA या 1,3-bis-PGA बनता है। ठीक है, तो 3 फॉस्फोग्लिसराइड से बनता है 1,3-डाई-PGA। डाई-PGA का मतलब 1,3-डाई-PGA और PGL में डिफरेंस है। PGL क्या है? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है। क्या? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है। 1,3-डाई-PGA क्या है? 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। क्या है? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। जब डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है ना, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड, तो ये भी क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल बनेगा इसका भी। तो यहां पे भी जब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है ना, तो यहाँ पे 2 NADH बनता है। क्या बनता है? 2 NADH बनता है। किससे NADH बनता है? 2 NAD प्लस से बनता है 2 NADH। क्या बनता है? 2 NADH बनता है। एक बार 2 NADH बनता है। 2 NADH से यहाँ पे बनेगा क्या? 2 NADH, उसके बाद 2 NADH यहाँ पे बन गया। तो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से बनता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है ना, तो फिर यहाँ पे बनेगा क्या? जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तो फिर बनता है यहाँ पे क्या? ATP। क्या किसका फॉर्मेशन होता है? ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP का फॉर्मेशन होता है। और ATP कैसे बनता है? ADP से बनता है ATP। आपको पता है जब किसी एक सबस्ट्रेट से दूसरा सबस्ट्रेट बनता है, एक अनस्टेबल सबस्ट्रेट से दूसरा स्टेबल सबस्ट्रेट बनता है और ATP रिलीज होता है, तो वैसे ATP फॉर्मेशन को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है कब? जब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तब। ठीक है, उसके बाद 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन जाएगा? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बन जाएगा? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। उसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से यहाँ पे कोई ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद क्या बन जाएगा? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या बन जाएगा भाई? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। यहाँ पे बन जाएगा पेप। क्या बन जाएगा? पेप। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के बाद क्या बन जाएगा यहाँ पे? बोलो ना। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के बाद क्या बन जाएगा? पाइरुविक एसिड। क्या बन जाएगा? पाइरुविक एसिड। चलिए, तो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी 2 मॉलिक्यूल बना। 1,3-डाई-PGA मतलब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी 2 मॉलिक्यूल बना। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी 2 मॉलिक्यूल बना। और 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी 2 मॉलिक्यूल बना।
पेप फॉस्फोइनोल पाइरुवेट भी 2 मॉलिक्यूल बना और पाइरुविक एसिड भी 2 मॉलिक्यूल बना। क्यों? क्योंकि PgAl के ऊपर सब 6 कार्बन के कंपाउंड थे और PgAl से सब 3 कार्बन के कंपाउंड है। तो जब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में। एक बार आप इसके एंजाइम्स को देख लेते हैं। जब 3 PGA से 2 PGA बनता है तो एंजाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक एंजाइम लगेगा। जब 2 PGA से पेप बनता है ना, जब 2 PGA से पेप बनता है या जब 2 PGA से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है तो यहाँ पे एंजाइम लगता है इनोलेज। कौन सा एंजाइम लगता है? इनोलेज एंजाइम लगता है। और इनोलेज जब लगता है तो यहाँ पे H2O रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? H2O रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद पेप मतलब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से बनता है पाइरुविक एसिड। जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड बनता है तब यहाँ पे एंजाइम लगता है पाइरुवेट काइनेज। कौन सा एंजाइम लगता है? पाइरुवेट काइनेज। कौन सा एंजाइम लगता है? पाइरुवेट काइनेज एंजाइम लगता है। और जब पाइरुवेट काइनेज एंजाइम लगता है या जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड बनाया जाता है या जब 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड को बनाते हैं तब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। किससे? एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बना तो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। चूंकि ये 2 बार चलेगा तो यहाँ पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, 2 एडीपी से 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा 2 एडीपी से। ठीक है, तब फिर से इस एटीपी के फॉर्मेशन को बोलेंगे क्या? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड में ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है? ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ये 10 स्टेप प्रोसेस है। आइए स्टेप को काउंट करते हैं। ये हो गया मेरा पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये 5वां स्टेप, ये 6 छठा स्टेप, ये 7 स्टेप, ये 8 स्टेप, ये 9th स्टेप और ये 10th स्टेप। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई रेट लिमिटिंग एंजाइम कहां पे यूज होता है? रेट लिमिटिंग एंजाइम कहां पे यूज होता है? तो रेट लिमिटिंग एंजाइम 3rd नंबर स्टेप पे यूज होता है। कहां पे यूज होता है? 3rd नंबर स्टेप पे यूज होता है रेट लिमिटिंग एंजाइम। मतलब ग्लाइकोलाइसिस आगे प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा वो मेनली एक एंजाइम से कंट्रोल होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। क्या बोलते हैं? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। रेट लिमिटिंग एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है, ये एंजाइम को बोलते हैं रेट लिमिटिंग एंजाइम। ये कहां पे यूज होता है यूटिलाइज होता है? तो 3 नंबर स्टेप पे यूज होता है। कब? जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाते हैं तब। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में NADH कहां पे रिलीज होता है? तो NADH फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं तब NADH रिलीज होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहां होता है? तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखिए 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बनता है तब एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। और दूसरा जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड बनता है तब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। मतलब यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलाइसिस में इररिवर्सिबल स्टेप कौन सा है? तो ग्लाइकोलाइसिस में इररिवर्सिबल स्टेप आपको दिख रहा है। 1 इररिवर्सिबल स्टेप है, 3 इररिवर्सिबल स्टेप है एंड 10th क्या है? इररिवर्सिबल स्टेप है। उसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस में कंजम्पशन किसका हुआ? ग्लाइकोलाइसिस में कंजम्पशन किसका हुआ? तो एक तो कंजम्पशन होता है किसका? ग्लूकोज का। किसका कंजम्पशन होता है? ग्लूकोज का कंजम्पशन होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कंजम्पशन। ग्लाइकोलाइसिस में कंजम्पशन क्या होता है? तो एक तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज कंज्यूम होता है। उसके अलावा एक एटीपी यहां पे खर्च हुआ। कब? जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं
तब एक एटीपी खर्च होता है। दूसरा एटीपी कहां पे खर्च होता है, जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाते हैं, वहां पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का यूज होता है, तब यहां पे एक एटीपी खर्च हो जाता है। क्या होता है, एक एटीपी खर्च हो जाता है। तो यहां पे बन जाएगा एटीपी से एडीपी। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस में कंजम्पशन होता है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 2 मॉलिक्यूल एटीपी का। ठीक है, उसके अलावा आउटकम क्या मिलता है हमको ग्लाइकोलाइसिस में, आउटकम क्या मिलता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में हमको आउटकम मिलता है क्या, देखो ना, 2 मॉलिक्यूल एटीपी यहां पे मिला और 2 मॉलिक्यूल एटीपी यहां पे मिला, यानी 4 एटीपी मिला। और क्या मिला हमको, 2 NADH मिला। और क्या मिला हमको, 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड का मिला। क्या मिला भाई, 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड का। ये मेरा आउटकम हुआ। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई ग्लाइकोलाइसिस से टोटल एटीपी का प्रोडक्शन कितना होता है, तो देखो ना, टोटल 4 एटीपी बना, लेकिन 2 तो यूटिलाइज हो गया, यानी नेट मेरा कितना एटीपी बना, 2 मॉलिक्यूल एटीपी बना। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस कितना होगा, तो आंसर जाएगा 2 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन एटीपी का कितना होता है, 2। उसके अलावा अब इसको याद करते हैं। तो याद करने का ट्रिक है, आप याद रखिए, ग्लूकोज से आप याद रखेंगे गेल। क्या याद रखेंगे, गेल। ठीक है, तो ये हो गया गेल, यही आपको याद करवाएगा। गेल मतलब क्रिस गेल, क्रिकेटर है ना, क्रिस गेल क्या है, क्रिकेटर है। तो क्रिस गेल आपको याद कराएगा ग्लाइकोलाइसिस। कैसे याद कराएगा, देखिए, ग्लूकोज को बोलिए गेल, ठीक है ना, तो गेल मारा 6 रन, कितना मारा, 6 रन। तो गेल मारा छक्का, ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद गेल फिर से मारा छक्का, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। गेल ने मारा 6, फिर मारा 6, यानी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर मारा, फिर कितना मारा गेल ने, फिर मारा 1 और 6, फिर कितना मारा 1 और 6, तो हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो गेल ने मारा 6, फिर मारा 6, फिर 1 और 6, फिर कितना मारा 1 और 6, फिर गेल, जब गेल 1 और 6 मारा, फिर गेल पगला गया, PGAL से क्या हो गया, पगला गया। गेल क्या हो गया, पगला गया। जब गेल पगला गया तो फिर गेल धपा गया, DHAP क्या हो जाएगा, फिर गेल धपा गया। ठीक है, तो जब गेल पगला गया उसके बाद गेल धपा गया। खैर, पागल होने के बाद गेल फिर से पंगा लिया, PGA से क्या हो जाएगा, पागल होने के बाद गेल, पगलाने के बाद गेल क्या किया, पंगा लिया, PGA मतलब पंगा लिया। और फिर मारा कितना, 1 रन और 3 रन, तो पंगा लिया और 1,3 डाई PGA याद रखेंगे। गेल फिर पंगा लिया और क्या मारा, 1,3, 1 रन मारा और 3 रन मारा। गेल फिर पंगा लिया, गेल फिर पंगा लिया और फिर कितना मारा, 3 रन मारा। गेल फिर पंगा लिया और फिर कितना मारा, 2 रन मारा। उसके बाद पेप और उसके बाद पा याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे ग्लाइकोलाइसिस आपको याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, याद करने में आसानी हुआ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू। तो ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, गेल ने मारा छक्का, फिर से मारा छक्का, फिर मारा 1 रन और 6 रन, फिर गेल पगला गया, फिर गेल पगला गया, तब वो धपा गया। फिर गेल पंगा लिया और 1 रन मारा और 3 रन मारा। फिर गेल पंगा लिया और 3 रन मारा। फिर पंगा लिया और 2 रन मारा। फिर पेप और फिर पा। लास्ट में याद रखेंगे ग्लाइकोलाइसिस, ये पूरा आपको 10 स्टेप याद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।